रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में हमारे चैनल के माध्यम से पठन पाठन करने वाले सभी व्यूअर्स एवं सभी सब्सक्राइबर छात्र छात्राओं का मैं पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, एनसीईआरटी कक्षा 10 की हिंदी मीडियम की रसायन विज्ञान का पाठ 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके प्रकार चल रहा है। बच्चों, पिछले 2 कालांशों में इस पाठ को समझाया गया। इससे संबंधित बच्चों नोट्स के पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। मैं आशा कर रहा हूं पूरा पाठ हमारे सभी बच्चों ने आसानी से लिख लिया होगा, समझकर याद भी कर लिया होगा। बच्चों, आज के कालांश में इस पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न और होमवर्क दोनों ही आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूं। उपरोक्त सभी टॉपिक से संबंधित एक पीडीएफ भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे आपको उपलब्ध हो जाएगी। आप वहां से उपरोक्त नोट्स से संबंधित प्रश्न और उत्तरों को डाउनलोड करके लिख सकते हैं। अभ्यास प्रश्नों में बच्चों सामान्यतः वह प्रश्न करवाए जाते हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है, जिनकी आने की संभावना बहुत अधिक है। आइए रसायन विज्ञान के इस खूबसूरत से चैनल में हम और आप मिलकर आज जो पाठ 1 खत्म हुआ है उसके कुछ अभ्यास प्रश्नों की माला हल करने का प्रयास करते हैं। कुछ प्रश्न बच्चों मैं आपके समक्ष बोर्ड पर लिख के लाया हूं। प्रश्न दिया है, एक पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने में किया जाता है। ठीक है ना। इस पदार्थ का नाम व सूत्र लिखिए, इसकी जल से क्रिया बताइए, इसकी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के तनु विलयन से क्रिया बताइए। आप थोड़ा ध्यान लगाइए कि पदार्थ ए का जो जलीय विलयन भी कैसा है बच्चों, वो जल में है। सामान्यतः जल में विलयन बनाकर किसका उपयोग सफेदी करने में होता है? हम जानते हैं बच्चों, चूने का उपयोग सफेदी करने में होता है। किसमें होता है? यानी जो पदार्थ का नाम है, जो पदार्थ का नाम है, पदार्थ का नाम वह चूना है। क्या है? चूना। रासायनिक नाम क्या है बच्चों? रासायनिक नाम है इसका कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नाम है? कैल्शियम ऑक्साइड। और सूत्र इसका CaO। तो पहला प्रश्न था, इस पदार्थ का नाम व सूत्र लिखिए। आप बता देंगे पदार्थ का नाम चूना और रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड है, सूत्र CaO है। दूसरा प्रश्न था, इसकी जल से क्रिया लिखिए। तो हम जानते हैं जब भी चूने को जल में मिलाते हैं तो चूने का पानी बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों? चूने का पानी। चूने को जल में जब भी मिलाते हैं तो चूने का पानी बन जाता है। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। जब भी इसको जल में मिलाते हैं तो चूने का पानी या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और दूसरा प्रश्न था, इसकी जल से क्रिया, इसकी अम्ल से क्रिया बताइए। तो बच्चों ये जो होता है यह होता है क्षार और यह है अम्ल। और हम पहले पढ़ चुके हैं, जब भी अम्ल क्षार से क्रिया करता है लवण और जल बनता है। ये तो हम जानते ही है ना पहले से। यानी लवण क्या बनेगा? CaCl2, बैलेंस करने के लिए 2 लगा देंगे, प्लस H2O। यानी कि जब यह अम्ल से डाइल्यूट अम्ल होगा, तनु कैसा होगा? अम्ल भी कैसा होगा? तनु अम्ल होगा। तनु अम्ल में जब भी यह डाला जाता है तो कैल्शियम क्लोराइड और लवण और जल बनता है। इस अभिक्रिया को बच्चों आपको ध्यान हो, हमने उदासीनीकरण अभिक्रिया के रूप में पढ़ा था। ठीक है ना। तो आपके पहले प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है। दूसरा प्रश्न आता है, संक्षारण क्या है, विकृत गंधिता क्या है। उपरोक्त दोनों को एक एक उदाहरण देकर समझाइए और इनसे बचाव कैसे कर सकते हैं, इस बात को भी हमें समझाना है। चलिए हम समझाते हैं। पहले हम देखते हैं बच्चों संक्षारण। क्या लिखें? संक्षारण। अगर हम किसी भी मेटल को, कोई भी मेटल हो, उसको वायुमंडल में खुला छोड़ दें। क्या कह रहा हूं मैं? यदि हम किसी मेटल को, कोई भी मेटल होगी, उसको वायुमंडल में खुला छोड़ दें तो वायु में उपस्थित जो वायु है
इस वायु में उपस्थित नमी, क्या बच्चों, नमी, CO2, अम्ल और अन्य गैसें, वायु में ये सभी उपस्थित होते हैं। नमी भी उपस्थित होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी उपस्थित होती है, अम्ल भी उपस्थित होते हैं, अन्य गैसें भी उपस्थित होती हैं। इन सब के कारण इस धातु की सतह पर कुछ अवांछित पदार्थ डिपॉजिट होने लगते हैं और इस डिपोजिशन से क्या होता है, जब एकत्रित होते हैं तो वो अपने साथ धातु को भी खींच लेते हैं, अर्थात धातु का भी यहाँ पे क्या हो जाता है, क्षय हो जाता है। क्या हो जाता है, धातु का क्षय हो जाता है, धातु भी टूट टूट कर उनके साथ आने लगती है। यानी क्या होता है, जब किसी धात्विक पदार्थ को वायु में उपस्थित नमी, कार्बन डाइऑक्साइड, अम्ल व अन्य गैसों के संपर्क में ला दिया जाए, अर्थात उसे वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए, तो उसकी सतह पर कुछ अवांछित पदार्थों की तह जम जाती है। इस तह के जमने के कारण धातु का भी क्षय हो जाता है। यह पूरी प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। यह पूरी प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। एग्जाम्पल लिखें हम, अगर लोहे में संक्षारण है, लोहे में संक्षारण, लोहे में संक्षारण को बच्चों हम जंग कहते हैं। क्या कहते हैं, लोहे में संक्षारण को हम जंग कहते हैं। ये जो होता है यह ब्राउन कलर की होती है। लोहे में एक ब्राउन कलर की पपड़ी जमने लगती है वायुमंडल खोले रखने पर, उस ब्राउन कलर की पपड़ी को ही हम जंग कहते हैं। अगर तांबे में संक्षारण हो, तांबे में संक्षारण, तो इसे हम वर्डिग्रीस कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्डिग्रीस। तांबे में संक्षारण को हम वर्डिग्रीस कहते हैं और इसमें ग्रीन कलर की एक लेयर उसके ऊपर डिपॉजिट होने लगती है, जिससे तांबे का क्षय होने लगता है। ये बात आपको समझ में आ रही ना कि संक्षारण क्या है। इसके उदाहरण लिखिए। तो संक्षारण क्या है, धातुओं को वायुमंडल में खुला रखने पर वायु में उपस्थित नमी, CO2, अम्ल व अन्य गैसों के संपर्क में जब धातु आती है तो उसकी सतह पर अवांछित पदार्थों की एक तह जम जाती है, जिससे धातु का भी क्षय होने लगता है। यह पूरी विधि संक्षारण कहलाती है। इस संक्षारण के दो हमने उदाहरण लिख दिए। इसका क्या उपाय है, बताइए इसका क्या उपाय है। हम क्या करें, एक ही उपाय बता रहा अभी हम, कि जो धातु है, धातु की सतह को कैसी कर दें हम, चिकनी करें और उस पर क्या कर दें, पेंट या ग्रीस। जो पार्ट होते हैं ना, ऑटोमोबाइल के पार्ट होते, गाड़ियों के पार्ट होते, उन पर ग्रीस कर देते हैं या उनके ऊपर पेंट भी कर सकते हैं। तो इन बातों को करने से हम संक्षारण की दर को कम कर सकते हैं और संक्षारण को रोक भी सकते हैं इन सब बातों के करने से। ठीक है ना बच्चों, ये बात आपकी क्लियर हो गई है। दूसरा प्रश्न दिया है विकृत गंधीकरण, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या है, नाम से ही स्पष्ट है नाम से ही स्पष्ट है, गंध खराब हो जाएगी यदि हम तेलीय पदार्थ या वसा युक्त पदार्थ, किस किस को बच्चों, तैलीय या वसा युक्त पदार्थ, यदि इनको हम, क्या कह रहा हूं मैं, जब हमने धातुओं को वायुमंडल में खोला रखा था तो इनमें संक्षारण हो गया। इसी क्रम में हम जब तैलीय पदार्थ या वसा युक्त पदार्थ को वायुमंडल में खोला रखें तो इन पदार्थों का ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, इन पदार्थों का ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण को ही बच्चों क्या लिखते हैं यहां पे, ऑक्सीकरण, इसी को हम बोलते हैं उपचयन।
क्या बोलते हैं? उपचयन। यदि तेलीय या वसायुक्त पदार्थों को वायुमंडल में हम खुला रख दें तो इन पदार्थों का ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे इनका स्वाद व इनकी गंध बदल जाती है और वो भी खराब हो जाती है, विकृत हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है नहीं, इनकी स्वाद और गंध में विकृति आ जाती है, स्वाद बिगड़ जाता है, गंध भी बिगड़ जाती है। इस प्रक्रिया को हम विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे अब हमारा जो तेल है या तेल से बने हुए पदार्थ होते हैं, नमकीन है, कुछ और पदार्थ हैं, उनको यदि कुछ समय के लिए खुला छोड़ दें तो उनका स्वाद भी बिगड़ जाता है, उनकी गंध भी खराब हो जाती है। हमने वैसे भी देखा है हमारे घरों में कुछ पदार्थ कभी कभी किसी डिब्बे में रखे रहेगा, 2-3 महीने बाद ध्यान आया कि इन पदार्थों को या हमने रखा छोड़ दिया, जब खोलते हैं तो उन्हें बदबू आने लगती है, उनका स्वाद भी बिगड़ जाता है। यह प्रक्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। अब प्रश्न आया, इसको बचाव कैसे करें? जंग को बचाव करने के लिए हमने पेंट या ग्रीस कर दिया, सतह को चिकनी कर सकते हैं। यहां क्या करें? चूंकि यह प्रक्रिया ऑक्सीकरण से होती है, इसलिए यहां पे प्रतिऑक्सीकारक मिला दें। क्या मिला दें? प्रतिऑक्सीकारक, एंटीऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिला दें। एंटीऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिला देंगे तो वह ऑक्सीकरण की दर को कम कर देंगे। जब ऑक्सीकरण ही नहीं होगा तो पदार्थ खराब भी नहीं होगा। जैसे हम आपको बताएं, जो चिप्स होती है, चिप्स जो हमने पढ़ा है ना, अंकल चिप्स वगैरह आते हैं, चिप्स का पाउच, चिप्स के पाउच में आपने देखा होगा थोड़ा फूला फूला होता है, उसमें वायु नहीं होती है बच्चों, उसमें वायु की जगह, जो उसमें वायु है, वायु को रिप्लेस करके उसकी जगह नाइट्रोजन भरते हैं। क्या भरते हैं? नाइट्रोजन। वायु को रिप्लेस करके उसकी जगह जो जहां चिप्स रखे हैं, जिस पाउच में, उस पाउच में नाइट्रोजन को डाल देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं बच्चों? क्योंकि नाइट्रोजन जो होती है यह एक बहुत अक्रिय गैस है। कैसी है? अक्रिय। अर्थात जहां चिप्स रखे हुए हैं वहां अक्रिय वातावरण निर्मित कर देगी, वहां आसानी से कोई पदार्थ आकर रासायनिक अभिक्रिया नहीं करेगा। जब रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी बच्चों तो ऑक्सीकरण भी नहीं होगा, अर्थात यह एक प्रतिऑक्सीकारक का काम करेगा और चिप्सों को या और पाउच में आने वाले पदार्थों को ही यह क्या करेगा? खराब होने से या विकृत गंधिता होने से बचाता है। ये बात भी आपको क्लियर है, ठीक है ना? ये प्रश्न समझ में आ रहा ना आपके? अगला प्रश्न लिखा है, अगले 2 प्रश्न और लिखेंगे, 2 प्रश्न उसमें उनको देखते हैं हम। प्रश्न लिखा हुआ है क्या होता है जब लोहे की कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं? लिखा है ना, चलिए देखें। हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसको हमने कहा था सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी ये हमने पढ़ा हुआ था। वहां लोहा यहां आता है और कॉपर यहां आता है, यानी कि इसका स्थान कैसा है? इसका स्थान पहले है और इसका स्थान बाद में है। सक्रियता श्रेणी में लोहे का स्थान पहले और कॉपर का स्थान बाद में है। ये हमने पहले पढ़ा था। पहले आने वाली धातु अधिक सक्रिय होती है, वह अपने से कम सक्रिय धातु को हटा सकती है। प्रश्न है क्या होता है जब? हम लिखेंगे, आंसर लिखेंगे कि जो विलयन है, विलयन का रंग नीला हो जाता है। कैसा हो जाता है बच्चों? विलयन का रंग नीला हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? प्रश्न यह भी आएगा। प्रश्न था क्या होता है जब लोहे की कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं? इसका उत्तर क्या हुआ बच्चों? जब भी लोहे की कीलों को हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो हमारे विलयन का रंग नीला हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या कारण है? अगर हम रासायनिक अभिक्रिया देखें, ये लोहा है, सॉलिड है, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है जो कि जल में बनाया जाता है। इसको जब इसमें डालेंगे तो ये लोहा है, हम बता चुके हैं, यह सक्रियता श्रेणी में पहले आता है, इसलिए यह अधिक सक्रिय है। कैसा है? अधिक सक्रिय।
लोहा अधिक सक्रिय धातु है तांबे से, इसलिए यह तांबे को हटा देगी और FeSO4 का विलयन बनेगा और यहाँ जो तांबा है वह मुक्त हो जाएगा। तांबा यहाँ पे मुक्त हो जाएगा और इसका कलर कैसा होता है? नीला होता है। अब आपको समझ में आ रहा है क्या? लोहे की कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालें तो यह कॉपर सल्फेट के विलयन में उपस्थित कॉपर को विस्थापित कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है, कॉपर को प्रतिस्थापित कर देता है, जिससे कॉपर नली में डिपॉजिट होने लगता है, साथ में नीचे डिपॉजिट होने लगता है और विलयन का रंग उस कॉपर के डिपोजिशन के कारण नीला पड़ जाता है। ठीक है, इस बात को बच्चों आप इनके सबके नोट्स आपको उपलब्ध हैं। अगला प्रश्न लिखा है बेरियम क्लोराइड को जल में विलयन बनाया, सोडियम सल्फेट का जल में विलयन बनाया, इन दोनों से बेरियम सल्फेट का अवक्षेप और सोडियम क्लोराइड का विलयन मिला। इस रासायनिक अभिक्रिया को लिखिए और पदार्थ की अवस्थाओं को भी बताइए, अवस्थाओं को संकेत में लिखिए। पहले किसका विलयन है बच्चों? बेरियम क्लोराइड। जल में विलयन को हम लिखते हैं एक्यू, एक्वस। इसका मतलब होता है बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन। ठीक है, और हमारा सोडियम सल्फेट, इसका भी जलीय विलयन है और यह बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देते हैं बच्चों। क्या देते हैं? अवक्षेप। अवक्षेप जो होता है वह ऐसे बनता है। अवक्षेप कैसे बनता है? अवक्षेप ऐसे बनाया जाता है। गैस अगर आपसे कोई कहेगा तो ऐसे बनती है। ठीक है नहीं? तो बेरियम सल्फेट का अवक्षेप है, इसका मतलब ये ऐसा बना, यहां लिख भी दे रहे हैं हम अवक्षेप। और सोडियम क्लोराइड का विलयन है। विलयन किसमें होगा? जल में होगा, तो एक्वस। प्रश्न था रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, संबंधित पदार्थों की अवस्थाएं लिखिए और अवस्थाएं लिखने के बाद इस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। हमने संतुलन भी कर दिया। ऐसे प्रश्न आते हैं। प्रश्न हमने यह भी पढ़ा है, प्रश्न आया जब फास्फोरस को नाइट्रिक अम्ल के साथ, किसके साथ? HNO3 के साथ ऑक्सीकृत करते हैं तो H3PO4 बनता है, NO2 बनता है और H2O बनता है। इस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। प्रश्न आया। हमने बच्चों आपको बताया था अगर अकेला एलिमेंट मिल जाए तो उसको ध्यान नहीं लगाना है, अन्य करने हैं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को भी बाद में करेंगे। तो अन्य बचा नाइट्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ 3 और 2 5, तो हमने यहाँ 5 लगा दिए। जब हमने बच्चों हाइड्रोजन 5 लगाए तो हमारे नाइट्रोजन भी 5 हो गए। नाइट्रोजन 5 हो गए तो यहाँ नाइट्रोजन 5 लगा दिए हमने। अब दोबारा से काउंटिंग करके देखिए हमने एक P 5H, 3 और 2 5H, 5N 15O, 4 और 10 14 और 1 15O। यह हमारी समीकरण, रासायनिक समीकरण संतुलित हो गई है। अर्थात बच्चों हमने अब तक इस अध्याय में जितने भी प्रश्न थे सभी को पढ़ लिया है, संबंधित प्रश्न भी कर लिए हैं बच्चों। होमवर्क भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कुछ और अभ्यास प्रश्नों के साथ आप होमवर्क भी करें बच्चों। मैं आशा कर रहा हूं मेरे सभी बच्चे उपरोक्त पाठ को बहुत अच्छे से समझकर याद कर लेंगे। जब भी कोई शंका होती है आपका रसायन विज्ञान शिक्षक आपके साथ सदैव उपस्थित है बच्चों। कभी भी आप YouTube पर मैसेज बॉक्स में जाकर मैसेज कीजिए अपनी समस्याओं का, आपकी सभी शंकाओं का समुचित समाधान किया जाएगा।